खुद से खुद को ढूंढ लेंगे, सपनों को खुल के जिएंगे। लोग जो देखें कमी उसको जमी कर मिल के परचम हम फहराएंगे, नई दुनिया बनाएंगे। चल सखी चल चल सखी, चल सखी चल चल सखी, चल सखी अब अपनी सबकी बात कर बई हो। चल सब साथ चल बई हो, लिए अब हाथ चल बई हो। चल सखी अब अपनी सबकी बात कर बई हो। चल सब साथ चल बई हो, लिए अब हाथ चल बई हो। तो आइए सुनते हैं जेंडर का बवंडर, बात भी जज्बात भी। श्रोताओं नमस्कार, मैं नीतू सिंह आज आप सभी का पॉडकास्ट की विशेष सीरीज जेंडर का बवंडर, बात भी जज्बात भी के पहले एपिसोड में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इस सीरीज में हमारी कोशिश है कि हम आप तक नारीवाद एवं अधिकार के मुद्दों को केंद्र में रखकर नेतृत्व बदलाव एवं संघर्ष की कहानियां लेकर आ सके। इस सीरीज में हम हाशिए पर खड़े समुदाय की महिलाओं, विकलांगता के साथ जी रही महिलाओं, सुदूर ग्रामीण अंचलों में उभरती हुई नेतृत्व की भूमिका में युवा लड़कियां और ट्रांसजेंडर समुदाय के अनुभव, उनकी जीवन यात्रा को हम नारीवाद नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। हम उन मुद्दों पर भी बात करेंगे जिन पर बात करना जरूरी है, जो हमारी गिनती और नीति के अक्सर पीछे रह जाते हैं। इस सीरीज में जिन कहानियों और मुद्दों पर चर्चा होगी उसे हम झारखंड, बिहार और यूपी की उन साथी संस्थाओं से चुनेंगे जो नारीवादी नजरिए को केंद्र में रखकर काम करने की कोशिश करते हैं। श्रोताओं, जेंडर का बवंडर, बात भी जज्बात भी पॉडकास्ट सीरीज के शुरुआती 5 एपिसोड में हम विकलांगता के साथ जी रही महिलाओं एवं लड़कियों की आप बीती कहानियां, उनके संघर्ष और अनुभव सुनेंगे। इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि विकलांगता से जूझ रही महिलाओं के प्लेजर पर बात करना कितना आवश्यक है। अगर विकलांगता हाशिए पर खड़े समुदाय की लड़कियों और महिलाओं में होती है तो फिर जाति विकलांगता की मुश्किलों को कैसे बढ़ाती है, उन्हें कैसे अलगाव, भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। उनके यौन प्रजनन स्वास्थ्य पर क्यों बात नहीं होती, उनके अधिकार, शिक्षा, शादी जैसे कई पहलुओं पर हम धरातल से जुड़ी कहानियां एवं एक्सपर्ट के अनुभव जानेंगे। आज के इस पहले एपिसोड में हम आपको झारखंड के जमशेदपुर में लेके चलते हैं। यहाँ पर काम कर रही युवा संस्था से जुड़ी विजया सरदार और निरोला सरदार से मिलवाते हैं। ये दोनों ही विकलांग हैं। सबसे पहले आपको 34 वर्षीय विजया सरदार से मिलवाते हैं। 13 साल की उम्र में विजया एक रोज चूल्हे पर सब्जी बना रही थी। सब्जी छौंकते वक्त गर्म तेल के कुछ छींटे इनकी दाहिनी आंख में जा गिरे। कुछ दिन इन्हें धुंधला दिखा। इन्होंने एक आई ड्रॉप डाला। इन्हें आराम मिल गया था, लेकिन धीरे धीरे इनकी रोशनी इस आंख की कम होने लगी तो आंखों में चश्मा लग गया। अब इन्हें दाहिनी आंख से बिल्कुल दिखाई नहीं देता और इन्हें बाईं आंख से भी कम दिखता है। आंख से कम दिखना या बिल्कुल ना दिखना विकलांगता में आता है, ये इन्हें पहली बार युवा संस्था की बैठक में साल 2022 में पता चला। आदिवासी परिवार में जन्मी विजया ने 12वीं तक की पढ़ाई मेहनत मजदूरी कर और ट्यूशन पढ़ाकर पूरी की है और फिर वो अपनी यात्रा पर खुद निकल पड़ी। अब इलाके में इनकी गिनती एक पढ़ी लिखी, जागरूक, सशक्त और आत्मनिर्भर महिला के तौर पर होती है। इन सब के बावजूद कुछ है जो विजया को कचोटता है। चलिए विजया की यात्रा उनसे ही सुनते हैं। वैसे तो बचपन से मेरा दिक्कत था, में उस तरह से दिक्कत नहीं था जिससे कि हमको कोई दिव्यांग बोले या विकलांग बोले। तो धीरे धीरे पता नहीं क्या होने लगा, हमको एक आंख से कम दिखाई देने लगा। इतना ज्यादा कम दिखाई देने लगा कि अभी दिखता ही नहीं है हमको। इस वजह से हमको मतलब सबसे बात करने में, मिलने जुलने में दिक्कत होता है। और मेरी पढ़ाई जो है अभी इंटर पास है, उससे आगे हम नहीं पढ़ पाए कहीं कि यही आंख का ही दिक्कत था। 2022 में जब एक एनजीओ आई थी, युवा संस्था है बोल के, वो लोग आए थे तो उस टाइम वो लोग वही
दिव्यांग के ऊपर में कुछ काम कर रहे थे। फिर हमको देख के हमसे मिले तो फिर हम भी उनका मदद करने लगे और साथ में हमको भी बोले आप भी तो इसी तरह से हैं। आपको क्या लगता है कि आप क्या मतलब उस दिव्यांग में आते हैं कि क्या? तो हम बोले नहीं पता हमको। तो बोले कि नहीं, आप भी दिव्यांग में ही आते हैं क्योंकि आपका एक आँख से नहीं दिखता है, मतलब आपको दिक्कत है। तब हमको भी लगा कि हाँ, हम दिव्यांग हैं। बचपन में पहली बार आपको कब पता चला कि आपको एक आँख से दिखाई नहीं पड़ता है? हाँ, 13-14 साल में। एक बार ऐसा हुआ कि वही हम खाना बना रहे थे, आँख में मेरा वही तेल छिटक गया, तो दिक्कत होने लगा। तो वही के डॉक्टर से दिखाए तो ड्रॉप दिए, लेकिन धीरे-धीरे हमको वही दिक्कत होने लगा, सर में दर्द होने लगा, आँख में दर्द होने लगा। तो बाद में जब वो आई हॉस्पिटल गए तो वो लोग बोले कि आपको दिखाई कम देता है। हमारे समाज में जब जो विकलांग महिलाएं या लड़कियां होती हैं, उनके साथ समाज, घर परिवार का कैसा व्यवहार होता है? किस तरह का रवैया रहता है? समाज के लोग ना व्यवहार ठीक से नहीं करते उनके साथ में। ए तुम ऐसी है, हट जाओ, तुम ऐसी है, यहाँ पर मत आओ, यहाँ मत बैठो, तुम घर जाओ, घर पे रहो, बाहर मत निकलो। और फिर एक ऐसा है ना कि कुछ सबका नजर एक जैसा नहीं रहता है ना, छेड़ देंगे, ऐसा भी सोचते हैं ना, वो ठीक नहीं है। उनको लोग देखते हैं कि ये तो ऐसा कमजोर है, ये वो काम नहीं कर पाएंगे, ये वो नहीं कर पाएंगे, इनका शादी नहीं होगा। खासकर लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी दिक्कत है, लेकिन खासकर लड़कियों के लिए ज्यादा दिक्कत है। किसी फंक्शन में उनको बुलाएंगे नहीं, तुम ऐसा दिखती है, तुम मत जाओ, हमारा बदनाम हो जाएगा। बोलेंगे घर पे तुम्हारे इस तरह का कोई रहता है, तो अच्छा नहीं लगता है। कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बात अगर आप शेयर करना चाहें जिस वक्त आपको, जो आपको बहुत हर्ट की हो, जो आपको बहुत अच्छा ना लगा हो? एक बार हुआ था ऐसा, जैसे मेरे साथ में कुछ लड़कियां गई थी, तो गए थे तो जानकारी हमको थी, लेकिन मेरे साथ में वो बात नहीं कर रहे थे। मेरे जगह पे किसी और को, मतलब मेरे से फेस टू फेस नहीं बात कर रहे हैं, मेरे बदले उनको उनसे पूछ रहे हैं, जो कि उनको पता ही नहीं। हम जवाब हम दे रहे थे इधर से, लेकिन उनका ध्यान उनके ऊपर था, मेरे ऊपर ध्यान नहीं था, जानते हुए भी कि ये इनसे बड़ी है, ये इनसे ज्यादा जानती है। उसमें हमको ज्यादा बुरा लगा। पसंद, शादी, प्यार, इसको लेकर आप क्या सोचती हैं? हमको लगता है कि मेरा कहीं पे शादी हो या फिर कोई लड़का हमको पसंद करे या हम किसी लड़के को पसंद करें, लेकिन वही आ जाता है कि उनकी जो कमजोरी है उनको रोक दे, या तो फिर लड़का भी देख लेता है कि इनके पास तो ये कमजोरी है, हम इनके साथ पे जिंदगी कैसे बिताएंगे। जब वो उनको पता चलता है, लड़की को पता चलता है कि नहीं, ये तो ऐसा सोचते हैं, अपने आप को अपना दबा लेती है, चलिए हम तो ऐसे हैं, हम उनका साथ नहीं दे पाएंगे। आपने बताया कि आपकी दाहिनी आंख से बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है। उससे पहले आपको ऐसा क्यों लगा कि आप विकलांगता की श्रेणी में नहीं आती? नहीं, तब तो चश्मा पहन के काम चलाते थे ना, तब जैसा दोनों हाथ ठीक ही था। अभी तो डॉक्टर के यहाँ पे आपको चश्मा लग जाता है, लेंस लग जाता है, तो आप तो अच्छे दिखते हैं। उन लोग तो नहीं जान पाते हैं ना कि आपको दिक्कत है क्या है। लेकिन हाँ, अगर आपका जैसे बाहरी अंग भी दिखने लगे, जैसे कि मेरा बाहरी अंग देखने में ठीक नहीं है, जब जैसे कोई नजर मिला के बात करता है तो फिर वही तुरंत आंख फेर देता है, तब ऐसा लगता है। आप तो पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, इतना बाहर निकलती हैं, पर आम तौर पे जो विकलांग महिलाएं और लड़कियां हैं, उनमें और समाज में, परिवार में किस तरह के गैप को आप देखती हैं या आप महसूस करती हैं, या आप दूसरों से खुद को अलग मानती हैं? हम आपको बताए ना पहले भी कि जैसे अभी घर पे हैं, घर पे कोई मेहमान आ जाते हैं, आप अंदर रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि आपको देखेंगे तो बोलेंगे कि इनके घर पे इस तरह का लड़की, इस तरह की बच्ची रहती है। आपने बताया कि आपको घूमना, लोगों से मिलना बहुत पसंद है, तो आप अपनी यात्राओं को कैसे देखती हैं? यादगार रहता है कि चलिए अपना जो जीवन में है, हम एक नए जगह पे गए थे, नए लोगों से मिले, उनका रहन-सहन, व्यवहार जाने, अच्छा लगा। यादगार यादगार के तौर पर उनको याद रखते हैं। कोई भी विकलांग बच्ची या महिला, उनका शौक रहता है कि मेरी शादी हो, कोई प्यार करे हमको, हम अपना पसंद का घूमे-फिरे, लेकिन समाज क्या करता है या बोलता है कि आप विकलांग है, दिव्यांग है, तो आप वहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते हैं। तो जो दिव्यांग है वो शारीरिक रूप से दिव्यांग है, उनका मन तो विकलांग नहीं होता है,
उनकी भी इच्छा होती है कि हम भी कहीं घूमे फिरे, या तो फिर हम भी सच सवर के निकले। तो समाज उनको क्या करता है कि आप कमजोर है, आप शादी नहीं कर सकते हैं, आप किसी से प्यार नहीं कर सकते हैं, आप कहीं घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते हैं। तो ये बातें जो है ना बहुत बुरी लगती है। दीदी बस एक और आखिरी बात कि आप बता रही थी मुझे कि जब आप एक बार सरकारी अस्पताल में गई थी कि हमारा विकलांगता तक का सर्टिफिकेट बनवा दीजिए, तो वहाँ पे किस तरह की दिक्कतें आई थी? वो क्या अनुभव था? एक दीदी है जो सेविका का काम करती है, तो हुँ, वही साथ पे लेके गई थी, क्योंकि हमको तो पता नहीं था कहाँ पे क्या करना पड़ता है। तो वहाँ पे गए, तो जैसे लंबा लाइन था, जैसे वहाँ पे लिखवाएं कि आपको क्या दिक्कत है। फिर वहाँ से फिर दूसरा जगह पे गए, तो टेस्ट किए, तो उनका कहना था कि नहीं, आपका 40% है ही नहीं, आपको तो दिखता है, आपको कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा। अभी आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो आप सबके लिए क्या एक मैसेज देना चाहती हैं? क्या कहना चाहती हैं? हम उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप जो भी है, जैसे भी है, आपका पहले से आप दिव्यांग हो चाहे बाद में दिव्यांग हो, लेकिन आपका आत्मविश्वास को अब मत खोइए, क्योंकि आप जो हैं आप कर सकते हैं, आपके अंदर जो हुनर है आप कर सकते हैं। बस हमको ये समाज से सपोर्ट चाहिए कि वो हमको समझे कि आप भी शादी कर सकते हैं, आप भी सच सवर सकते हैं, आप भी घूम फिर सकते हैं। तो विजया दीदी, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने अपने निजी अनुभव साझा किए। काफ़ी कुछ हमें समझने को मिला, काफ़ी कुछ हमने आपकी बातचीत से ही महसूस किया। उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दूसरे श्रोता हैं, उनको भी काफ़ी आपको सुनने के बाद कह सकते हैं हिम्मत मिली होगी, हौसला बढ़ा होगा। बहुत सारी लड़कियाँ जो घर से बाहर निकलने में संकोच करती हैं, झिझक करती हैं, उनके लिए आप एक उदाहरण पेश कर रही हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए और निश्चित तौर पे जब हम जमशेदपुर आएँगे तो आपसे ज़रूर मिलेंगे। जी, जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। विजया आज एक संस्था के साथ जुड़कर काम कर रही हैं। वो 10 गांव की दर्जनों महिलाओं के साथ मीटिंग कर उन्हें उनके हक और अधिकार के लिए जागरूक करती हैं। वो स्कूटी से एक गांव से दूसरे गांव तक की दूरी तय कर उन महिलाओं के बीच पहुंचती हैं। इनकी जागरूकता का असर यह है कि अब महिलाएं कामकाज निपटाकर मीटिंग में हिस्सा लेने लगी हैं, अपने हक और अधिकारों पर चर्चा करने लगी हैं, अपनी बेटियों को पढ़ाने लगी हैं, कम उम्र में शादी करने से बचने लगी हैं। महिलाएं अपनी बेटियों को विजया का उदाहरण देने लगी हैं। पर सीमित संसाधनों के बीच पली बढ़ी विजया का यहाँ तक पहुँचना इतना आसान कहाँ था। पर विजया ने वो सब कुछ किया जो वो करना चाहती थी। अभी हम आपको पश्चिम बंगाल में रहने वाली संपा सेन गुप्ता जी से मिलवाते हैं, जो श्रुति डिसेबिलिटी राइट्स सेंटर की संस्थापक हैं और बीते 40 वर्षों से बड़ी सघनता के साथ विकलांगता के मुद्दे पर काम कर रही हैं। उनके अनुभव हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे और हम जान पाएंगे कि विकलांगता जेंडर को कैसे प्रभावित करती है। साथ ही हम ये भी समझ पाएंगे कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को केंद्र में रखकर हम कैसे उनके गरिमापूर्ण जीवन यापन करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे पहली एपिसोड जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आपने अपना बहुत ही कीमती समय निकाला हमसे बात करने के लिए और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच नीतू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन ये पॉडकास्ट शुरू करने के लिए और इम्पोर्टेंट एक टॉपिक आपने चुना है इसके लिए भी। हमने और आपने अक्सर देखा है कि जो विकलांग महिलाएं और लड़कियां हैं हमारी सोसाइटी में, समाज या परिवार उनके साथ भेदभाव करता है। तो इसकी वजह आपको क्या लगती है कि अगर ये उनके साथ भेदभाव होता है तो क्यों होता है? देखो, हमारा अभी भी ऐसे भी है कि अगर बेटी जन्म लेती है घर में तो उसका रंग फिर भी काला होती है, कि थोड़ा गोरी नहीं होती तो और भी दुख बढ़ जाती है लोगों के, क्योंकि शादी के लिए प्रॉब्लम होगा। और विकलांग होती तो बस पूरा। तो फिर विकलांगता के जो समस्या जो है, ऐसे नहीं कि विकलांग
बेटे होने से कोई खुश नहीं होती, ये भी नहीं होते। क्योंकि हमारे 2 चीज़ याद करना चाहिए, याद रखना चाहिए। एक है ये पितृसत्ता जो पैट्रियार्की है, और एक एबिलिज़म जो है, जैसे एक सक्षम दृष्टि से सब कुछ देखना। अगर आप पाँव पे चल रहा है तो नॉर्मल है, अगर आप व्हीलचेयर पे जाओ तो एबनॉर्मल है। ये जो सोच है ना, तो अगर मैं ऐसे बात कर रही हूँ तो ये नॉर्मल है, और अगर मैं साइन लैंग्वेज से बात कर रही हूँ वो एबनॉर्मल है। ये जो सोच है, अगर ऐसे सोच है तो विकलांगता की तो हम कोई भी पसंद नहीं करते। ये सब लगता है तो हम लोग सोचते हैं कि विकलांग ऐसे ही कमजोर है। अगर ये औरत है तो मोर वल्नरेबल है। अगर इनके ऊपर कुछ टॉर्चर हो भी जाए, इनका इतना क्षमता भी नहीं है कि ये प्रोटेस्ट करे, ये भाग नहीं सकते। अगर कोई टॉर्चर कर रहा है, इनके ऊपर कुछ बोल नहीं सकती। ये जो सभी जो वल्नरेबल एक आइडिया हमने तैयार कर लिया है, और इनके हम लोग बोलते हैं डबल डिस्क्रिमिनेशन, कि ज़्यादा जब विकलांग होते हैं उनके ऊपर भी डिस्क्रिमिनेशन होती है, लेकिन अगर विकलांग औरत है तो और भी ज़्यादा हो जाती है। एक विकलांग महिला या एक विकलांग लड़की के साथ हमें कैसे पेश आना चाहिए? हमें उनके साथ किस तरह से, उनके साथ सामान्य व्यक्ति को कैसे उनके साथ पेश आना? हाँ, मैं पहली बार कोई विकलांग व्यक्ति के साथ मिल रही हूँ, जैसे हम आम व्यक्ति के साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही करना चाहिए। ऐसे नहीं कि अलग हमें करना चाहिए। अगर कुछ अलग हम करते हैं तो उनका डिमांड्स हो सकता है, उनका नीड्स हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कि हम लोग सोच लेंगे कि अच्छा ये ब्लाइंड है तो ये नहीं कर पाएगी। ऐसे नहीं सोचना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे लगता है कि जो श्रोता हमारे आपको सुन रहे होंगे, उनके मन में भी जो अभी तक कई बार हम अनजाने में ही सही विकलांग व्यक्तियों के साथ हमने जाने अनजाने कभी उनके साथ मिसबिहेव किया, या हमें जानकारी नहीं थी कि हमें एक विकलांग व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आपकी बातचीत से काफी कुछ स्पष्ट हुआ, और शायद जो भी लोग सुन रहे हैं वो आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुत कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। संपा सेन गुप्ता जी को सुनने के बाद अब हमें एक बात हमेशा याद रहेगी कि हम विकलांग महिलाओं और लड़कियों के जीवन को सहयोग करके कैसे आसान बना सकते हैं। चलिए अभी आपको जमशेदपुर की 25 वर्षीय निरोला सरदार से मिलवाते हैं। ये पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड की रहने वाली हैं। इन्हें दाहिनी आंख से दिखाई नहीं पड़ता, पर आंख से ना दिखना विकलांगता में आता है। इन्हें भी विजया की तरह युवा संस्था की बैठक में ही पता चला। निरोला 3 बहन और 2 भाइयों के बीच चौथे नंबर की है। जब ये 12 साल की थी तभी इनके माता पिता का देहांत हो गया। घर की जिम्मेदारी इनके कंधों आ गई, क्योंकि इनकी बड़ी बहन भी मानसिक रूप से विक्षिप्त है। इन्होंने दिहाड़ी मजदूरी कर मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ये 1 हफ्ते स्कूल जाती थी और 1 हफ्ते मजदूरी करती थी। घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से इन्हें अपनी पढ़ाई बंद करनी पड़ी। ये अभी भी दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। निरोला ने अपने इलाके में हो रहे बाल विवाहों को रोका है। चलिए निरोला को सुनते हैं और उन्हीं से जानेंगे कि जब एक लड़की विकलांग होती है तो उस पे क्या असर पड़ता है, वो खुद के साथ कैसे डील करती है। मुझे पहले तो पता नहीं था कि हम भी विकलांग हैं। तो जब से हम युवा संस्था में जुड़े हम तब से हमको भी लगा कि हम भी एक विकलांग हैं। आपको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा? एक आँख से कम दिखाई पड़ता है, क्या दिक्कतें रहीं, क्या परेशानियाँ रहीं आपके जीवन की? अगर थोड़ा-सा बताएँ। दिक्कत जो हो रही है मेरे को पढ़ाई को लेकर के, पढ़ाई नहीं कर पाए। स्कूल जाएँगे तो बोर्ड को अच्छा से साफ नहीं देख पाएँगे और सामने बैठेंगे तो थोड़ा साफ देख पाएँगे एक आँख से, थोड़ा दूर में पीछे बैठेंगे तो अच्छा से नहीं देख पाएँगे। तो यही तकलीफ हुआ। तो पढ़ाई तो किए हैं मैट्रिक तक तो, लेकिन और आगे तरफ नहीं कर पाए। यही तकलीफ हुआ कि आँखों से लेकर।
घर, परिवार, समाज को लेके क्या चुनौतियाँ रही आपकी? क्या चैलेंजेस रहे? लोगों का व्यवहार किस तरह से रहा आपके प्रति? समाज के लोग या घर परिवार लोग तो बोल रहे थे कि तो लड़की होकर भी आप पढ़ाई इतना कीजिएगा तो क्या क्या करेंगे अगर पढ़ाई करके? लड़की को तो घर में ही रहना चाहिए, चूल्हा ही फूकना है तुमको तो। मम्मी पापा भी नहीं है, हम लोग तो रोजगार करते हैं, पैसा कहाँ से मिलेगा आगे पढ़ोगे तो? तो हम लोग का घर में कोई नहीं है, मम्मी पापा तो नहीं है। वो तो जब हम लोग छोटे छोटे थे उस टाइम उन लोग का डेथ हो गया जल्दी ही। आपको क्या करना अच्छा लगता है? आपके क्या शौक है? क्या सपने हैं? सपना सपना तो बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ अच्छा तो सब कुछ लगता है। पढ़ाई भी, खेल-कूद भी, नाच-गान, घूमना-फिरना, सब कुछ। जैसे कोई एक विकलांग लड़की है, जब उसको किसी से प्यार होता है, जब उसके शादी के अपने सपने होते हैं, जब वो सजती-संवरती है, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है उसको लेके? लोग किस तरह से क्या रिएक्ट करते हैं उसको उससे? हाँ, उसको ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जैसे कि वो उसका पैर नहीं है, उसका चलने का ढंग नहीं है, उसका बात है, उसका ये दिमाग में कुछ माइंड ही नहीं है और इतना ये साजी है, कौन दिखेगा उसको? ऐसे वो लोग कहने लगते हैं कि जैसे कि कौन दिखाएगा उसको, कौन शादी करेगा ऐसे। किसी भी लड़की को अगर सजने-संवरने का मन है तो कर सकते हैं ना, अपना मर्जी है। लेकिन वो कर पाती है कि नहीं कर पाती है समाज के डर से? तो सजने-संवरने का मन तो है, लेकिन उसको ला देगा कौन? लाना चाहिए ना जो क्रीम सा, लिपस्टिक जो जो भी उसका मेकअप चीज़ का सामान, तो उसका सामने में रहेगा तब ना वो कर पाएँगे। उसका हाथ अच्छा रहेगा तो अपना हाथ से वो कर लेगा। क्या ऐसे लोगों को घर से बाहर पार्टी में, रिश्तेदारी में, मेहमानी में लोग लेके साथ में जाते हैं कि नहीं जाते? लेके जाते हैं, किसी-किसी ने लेके जाते हैं, किसी-किसी नहीं लेके जाते हैं। दीदी, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ, हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी आपके साथ बात करके। निरोला और विजया जैसी कई कहानियां हमारे और आपके आसपास मिल जाएंगी। इन दो कहानियों को सुनने के बाद आप सोच पा रहे होंगे कि कई बार हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। कभी कभी अनजाने में ही सही विकलांग महिलाओं या लड़कियों पर कुछ टीका टिप्पणी कर देते हैं। हमारी इस एक भूल से विकलांगता से जूझ रही महिलाओं पर किस कदर असर पड़ता है, आप इन कहानियों को सुनकर भली भांति महसूस कर रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। जिस युवा संस्था का निरोला और विजया जिक्र कर रही थी, वो संस्था 22 वर्षों से लड़कियों को अपने हक और अधिकार के लिए सवाल करने और युवा विकलांग महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। चलिए अभी आपको युवा संस्था की संस्थापक वर्णाली चक्रवर्ती जी से मिलवाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो निरोला और विजया जैसी लड़कियों और महिलाओं के लिए किस तरह से काम करती हैं। तो बरनाली जी, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे पहले एपिसोड जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी में। बहुत-बहुत धन्यवाद नीतू। तो बस हम आपसे जानना चाहते थे दीदी कि युवा संस्था विकलांग महिलाओं और लड़कियों के साथ किस तरह से काम करती है? जो युवा संस्था है ना, हमारा जब शुरुआत से काम चला था, कभी हमने विकलांग महिलाओं और लड़कियों के लिए काम करेंगे इस मुद्दे पे हमने कभी सोचा भी नहीं था। क्रिया के साथ काम करते हुए और क्रिया के माध्यम से जब हमने DSRY और बहुत सारे नारीवादी विचारधारा का प्रशिक्षण वगैरह हमने लिया, इंस्टीट्यूट वगैरह किया, तब लगा कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे काम अगर जब मैंने कभी भविष्य में मौका आया तो हम काम करेंगे। तो इस बीच ही हमको WGG वुमेन गेनिंग ग्राउंड के साथ हम जुड़े और इसमें एक कंपोनेंट रहा, जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट रहा कि युवा महिलाओं और लड़कियों के साथ काम करना, उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, उनका लीडरशिप और उनका SGBV पे काम करना। तो अगर मैं आपसे जान पाऊँ कि आप विकलांगता को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे चिन्हित करते हैं? देखिए, विकलांगता को इसके लिए भी पढ़ाई करना पड़ा, ट्रेनिंग्स लेना पड़ा। विकलांगता का चिन्हित
जब हम लोग शुरुआत में काम किए थे या फिर जब बड़े हुए हैं ये जान के विकलांगता की जो फिजिकली विकलांग है या फिर मेंटली थोड़ा-सा अस्वस्थ है या आँख से नहीं देख पा रहे, कान से नहीं जो सुन पा रहे, तो यही विकलांग है। लेकिन जब हमने ट्रेनिंग्स लिए, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को पढ़ा, तब पता चला कि किस तरह का विकलांगता है। तो ये तो विकलांगता है, ये इसको हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से। कि लेकिन मेरा विकलांगता वो जगह पे है जब वो समानता पे उनको नहीं लाया जा रहा, उनको गिना नहीं जा रहा है। तो अगर आप मेरे सोच के हिसाब से विकलांगता देखें तो मतलब बहुत जगह पे वो है। अगर वो उनको आप ह्यूमन राइट्स के साथ नहीं जोड़ रहे हैं, उनका अगर जो अधिकार है, मिनिमम बेसिक नीड्स है, उसके साथ अगर नहीं जोड़ रहे हैं, तो फिर आप उनको काट के रख दे रहे समाज से, तो विकलांगता वहाँ है ना। कितनी मुश्किलें होती हैं जब हम बात करते हैं उनके शौक पे, उनके सपने पे, उनके प्यार पे, उनकी चॉइस पे। अगर हम विकलांग महिलाओं के साथ देखें तो इसे कैसे देखती हैं वो? कैसे खुद को समाज से या खुद से या परिवार से कैसे खुद को अलग अलग पाती हैं? क्यों अलग पाती हैं? सबसे पहले तो बताएँगे हम जिस फ़ील्ड में अभी काम कर रहे हैं, वहाँ पर तो ये शब्द उसकी पसंद, चॉइस, उसकी प्लेज़र, उसकी इच्छा, ये तो पहचान कराना क्रिया के ज़रिए हमने सीखा। हमारे ज़रिए हमारे फ़ील्ड की विकलांग साथी या फिर दूसरे साथी भी सीख रहे हैं। सबसे बढ़िया ये बात है। अब तक तो मतलब बहुत मुश्किल था। उनको लग ही नहीं रहा था कि उनका भी ये सारा चीज़ हो सकता है। उनका भी कोई शौक हो सकता है, उनका भी कोई सपना हो सकता है। वो भी ना कर सकती है। अगर कोई कलर पसंद नहीं आया, कोई सामान पसंद नहीं आया, कोई खाना पसंद नहीं आया, कोई कुछ मूड, कोई मोमेंट उसको पसंद नहीं आया, तो ना कर सकती है। ये उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। दूसरा ये चीज़ है कि देखिए क्या होता है ना, घर में जब हमारे जो समाज है ना, वो हमेशा प्रोडक्टिविटी माँगते हैं। महिलाओं को हमेशा अनप्रोडक्टिव माना जाता है। प्रोडक्टिविटी भी उन लोग क्या चीज़ से पकड़ते हैं? 2 चीज़ से पकड़ते हैं। एक है कि पैसा का प्रोडक्टिविटी हो, पैसा ला के दे, या तो फिर बच्चे पैदा करे। और विकलांग साथियों के साथ दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है, दोनों ही नहीं हो पाता है। तो ज़्यादातर, सब नहीं बोल रहे, ज़्यादातर नहीं हो पाता या फिर समाज मानती है कि नहीं हो पाता है। तो क्या होता है, जो प्रोडक्टिव नहीं है, उनको हमेशा लास्ट में कर दिया जाता है। तो माने इस तरह का जो रिएक्शंस, ये हम लोग नोट करना शुरू किए कि यही तो प्लेज़र है, यही तो सेक्सुअलिटी है, यही तो सारा चीज़ है। कपड़े में भी हमको ये नहीं, ये वाला ढीला हो रहा है, ये टाइट हो रहा है, ये जो बोलना, तो ये सारा चीज़ को हम लोगों ने क्रिएट करना शुरू कर दिया। बर्नाली जी, बहुत शुक्रिया आप साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण बातचीत साझा करने के लिए। थैंक यू नीतू। अभी बर्नाली जी ने बताया कि वुमेन गेनिंग ग्राउंड कार्यक्रम के तहत क्रिया के साथ मिलकर वो जमशेदपुर में विकलांग महिलाओं और लड़कियों के साथ किस तरह से काम कर रही हैं। बर्नाली का काम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो विकलांगता के अधिकार को केंद्र में रखकर काम करती हैं। युवा संस्था मानवाधिकारों पर काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्रिया की पार्टनर संस्था है। क्रिया विगत 15 वर्षों से ज्यादा वक्त से भारत के कई राज्यों में फैले अपने नेटवर्क के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विकलांगता से जूझ रही महिलाओं के अधिकारों की पुरजोर वकालत करता है। क्रिया विकलांग महिलाओं के पहचान व अधिकारों के साथ साथ उनकी यौनिकता व उनके प्रजनन अधिकारों के प्रति भी काम कर जागरूक करती है। साथियों, अभी वक्त हो चुका है आप सबसे इजाजत लेने का। आज हमने विकलांगता के कुछ पहलुओं पर चर्चा की, साथ ही कुछ निजी अनुभवों को भी जाना। हमें यह समझना होगा कि विकलांग व्यक्ति केवल आपकी सहानुभूति के पात्र नहीं है, बल्कि अपने आप में वो पूर्ण व्यक्ति हैं, जिन्हें अपने अधिकार का उतना ही हक है जितना किसी गैर विकलांग व्यक्ति को है। आज हमारे साथ जो भी साथी जुड़े, हमने जिनके अनुभव जाने, जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अब वक्त हो चुका है आप सबसे इजाजत लेने का, पर इजाजत लेने से पहले आपको बताते चलें, अगले सप्ताह हम जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी के दूसरे एपिसोड में बात करेंगे कि जाति और धर्म के रिश्ते की और कैसे इसके अंतर संबंध महिला की विकलांगता को प्रभावित करता है। तो अब आप मुझे यानी नीतू को दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक आप सब रखें अपना ख्याल। नमस्कार, जोहार। चल सखी अब अपनी सबकी बात कर गई हो।
चला सब साथ चली बई हो, लिए अब हाथ चली बई हो। चल सखी चल चल सखी, चल सखी चल चल सखी, चल सखी चल चल सखी।